देखिए, बिजनेस में कहा जाता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। व्यापार का सीधा सा फंडा है मुनाफा और सिर्फ मुनाफा। मुनाफा नहीं तो व्यापार नहीं। जब बात व्यापार की है और मुनाफे की आती है तो दोस्ती और रिश्तों के सारे समीकरण बदल जाते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्व मंच पर अक्सर रूस और चीन के बीच दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। दोनों के बीच रिश्तों को लेकर भरोसे की बात की जाती है, लेकिन साल 2026 की शुरुआत में ही रूस को बड़ा झटका लगा है, वो भी अपने सबसे करीबी सहयोगी चीन से। तो ऐसा क्या हुआ है और क्या है पूरा मसला, बताएंगे आपको। इधर दिल्ली दरबार में खाड़ी के सुल्तान की हाजिरी है। अब उनकी भारत यात्रा की टाइमिंग पर अगर गौर करें तो ईरान अमेरिका के रिश्ते इस समय बिगड़े हुए हैं और दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव है। और ऐसे में सुल्तान की दिल्ली यात्रा को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ये डॉलर को चुनौती है या अरबों के निवेश की तैयारी, ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा मुंबई बीएमसी चुनाव के बाद अब नए मेयर का इंतजार हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के दावोस में होने के कारण मेयर चुनाव में देरी हो रही है। इधर उद्धव सेना का रायता फैलाने वाले राउत अचानक फडणवीस की तारीफ क्यों करने लगे? तो अब दावा यह किया जा रहा है कि उद्धव गुट के सहयोग से मुंबई का मेयर चुना जाएगा क्या? आखिर 89 पार्षदों के साथ बीजेपी कौन सी राह जानने वाली है? एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। हुआ कुछ यूं कि चीन और रूस के बीच व्यापारिक मुद्दे को लेकर तनाव है, तनातनी है। चीन ने रूस से बिजली खरीदना बंद कर दिया है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में यह गतिरोध ऐसे समय में आया जब रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एशियाई बाजारों पर डिपेंड हो रहा है। लेकिन ऐसे में महंगी बिजली ने सारा खेल बिगाड़ दिया। रूस के ऊर्जा मंत्रालय और राइटर्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन ने 1 जनवरी से रूस से बिजली की आयात पूर्ति को रोक दिया है। चीन अब तक रूस से बिजली खरीद रहा था, उसे सस्ता भी पड़ रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस की बिजली निर्यात की कीमतें अब इतनी बढ़ गई हैं कि वो चीन की घरेलू बिजली की कीमतों से भी ज्यादा हो चुकी हैं। ऐसे में चीन का मानना है कि बजाय रूस से बिजली खरीदने के खुद के देश की बिजली क्यों ना पैदा करें, वो ज्यादा सस्ती है। यही वजह है कि चीन अब पीछे हट गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 पूरा होने तक बिजली की कीमतों में कमी आने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में यह मानकर चला जा रहा है कि इस साल रूस से चीन को बिजली की सप्लाई शायद ही दोबारा शुरू हो पाए। तो ठीक है, ये तो रूस और चीन के बीच का विवाद है, इसमें हमें क्या, लेकिन हमें यह जरूर देखना है कि इस विवाद में भारत की क्या स्थिति है। क्योंकि जब भी रूस और चीन के बीच किसी भी बात को लेकर कोई बड़ी खबर आती है तो भारत का जिक्र जरूर होने लगता है। और क्या इस फैसले का भारत पर भी कोई असर होगा? तो देखिए, चीन और रूस आपस में एक लंबी जमीनी सीमा साझा करते हैं, जिससे पावर ग्रिड के जरिए सीधे बिजली का आदान प्रदान करना आसान हो जाता है। अब दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत और रूस के बीच ऐसी कोई सीधी जमीनी कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए भारत रूस से सीधे तौर पर बिजली का आयात नहीं करता। इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा के व्यापार को लेकर रिश्ते कुछ कमजोर हैं, बिल्कुल नहीं। भारत बिजली तो नहीं लेता, लेकिन बिजली पैदा करने वाले ईंधन का एक बड़ा खरीदार जरूर है। हम रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल लेते हैं, कोयला खरीदते हैं। चीन के बिजली न खरीदने के फैसले का भारत के तेल या कोयला आयात पर कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला है। रूसी मीडिया कॉमसेट की रिपोर्ट बताती है कि यह रुकावट अस्थायी तौर पर देखी जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात बेहद गंभीर है। रूस और चीन के बीच बिजली सप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट साल 2037 तक मान्य है। इतनी लंबी अवधि के समझौते के बावजूद बीच में सप्लाई का रुकना ये बताता है कि चीन कीमतों को लेकर कितना भी संवेदनशील है। और रूसी ऊर्जा मंत्रालय ने भी गेंद अब चीन के पाले में डाल दी है। उनका कहना है कि अगर बीजिंग की तरफ से कोई अनुरोध आता है और कीमतें दोनों पक्षों को मंजूर होती हैं तो ही सप्लाई फिर से शुरू की जा सकेगी। तो अब ये देखना होगा कि चीन और रूस के बीच ऊर्जा को लेकर के, बिजली को लेकर के कब तक चीजें ठीक हो पाती हैं। और इधर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच संबंध बेहद खराब हो चुके हैं। यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। उधर गाजा में भी भारी अस्थिरता है।
ऐसे में भारत यूएई की जुगलबंदी पर सभी की निगाहें हैं। इस मुलाकात के मायने तलाशे जा रहे हैं। बतौर राष्ट्रपति ये भारत की उनकी तीसरी और पिछले एक दशक में देखा जाए तो ये 5वीं यात्रा है। यूएई के भारतीय दूतावास ने इस दौरे को रणनीतिक साझेदारी में एक और मील का पत्थर बताया है और राष्ट्रपति नाहयान और पीएम मोदी के लिए नए रास्ते तय करने का एक बेहतरीन मौका भी है। चलिए अब बताते हैं आपको कि यूएई के राष्ट्रपति भारत क्यों आ रहे हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आई है। सितंबर 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अप्रैल 2025 में यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और दुबई के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की यात्रा भी इसी लिस्ट में शामिल है। भारत और यूएई के घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध है। कई बातों पर रिश्ते शेयर करते हैं, व्यापार शेयर करते हैं। यूएई के राष्ट्रपति का यह दौरा बहुत ही मजबूत तरीके से राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और आर्थिक संबंधों पर आधारित है। दोनों देश एक दूसरे के साथ अरबों का व्यापार करते हैं, भारी निवेश भागीदारी में इनके साथ है और जिन्हें व्यापारिक आर्थिक साझेदारी समझौते, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और द्विपक्षीय निवेश संधि से बढ़ावा मिला है। भारत और यूएई के बीच ऊर्जा क्षेत्र में भी मजबूत साझेदारी भी है, जिसमें लंबे समय के लिए ऊर्जा आपूर्ति समझौते शामिल हैं। ये यात्रा दोनों नेताओं को भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए नए मौके देती है। पिछले 5 सालों में भारत और यूएई के रिश्ते वैसे भी काफी मजबूत हुए हैं। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां बीएमसी मेयर पद को लेकर भले ही हलचल दिख रही है। शिंदे की महायुति का मेयर होने के बयान के बाद कयास लगने लगे कि बीजेपी और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उद्धव के रास्ते पर जा रहे हैं अब शिंदे, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन शिंदे गुट की पहल, फडणवीस की चुप्पी और बीजेपी का संख्या बल संकेत दे रहा है कि मुंबई का मेयर किस पार्टी का होगा। मुंबई महानगर पालिका के मेयर पद को लेकर जिस तरह से छुपा छुपी का खेल चल रहा है, उससे दिल्ली से लेकर मुंबई तक राजनीतिक हलचल तेज है। पल पर तस्वीरें बदल जाती हैं। देखिए, राजनीति में जितना दिखाया जाता है उतना होता नहीं और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवनिर्वाचित 29 पार्षदों को 3 दिनों के लिए ताजलैंड्स में ठहराया, ये कहकर कि उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम है। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति में ऐसे किसी भी अज्ञातवास को सिर्फ प्रशिक्षण मान लेना जायज नहीं है। असली कहानी आयोजन के टाइमिंग में छिपी होती है। वैसे तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 21 तारीख को समाप्त हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 24 जनवरी तक दावोस में है। यानी जब तक फडणवीस मुंबई में उपस्थित नहीं होंगे तब तक मेयर को लेकर कोई ठोस राजनीतिक निर्णय सामने नहीं आएगा। सत्ता के जानकार इसे संयोग नहीं मानते, बल्कि एक सोची समझी रणनीति बता रहे हैं, जिसके जरिए शिंदे गुट को संदेश है कि वो सिर्फ संख्या में छोटा साझेदार नहीं, बल्कि सत्ता के समीकरणों में एक आवश्यक घटक भी है। बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 89 पार्षदों का जो ऐतिहासिक जनादेश मिला है, यह स्पष्ट बहुमत नहीं है। इतने बड़े जन समर्थन के बाद मेयर जैसे सर्वोच्च पद की साझेदारी स्वीकार करना भी बीजेपी के लिए बड़ा असहज है। 2.5 साल का फॉर्मूला मान्य नहीं है बीजेपी को। असल में राजनीतिक सौदे की धुरी मुंबई नहीं बल्कि ठाणे है। ठाणे जिसे एकनाथ शिंदे की राजनीतिक ताकत का केंद्र माना जाता है, वहां सत्ता और नियंत्रण बनाए रखना शिंदे गुट की प्राथमिकता है। इधर इस पूरे घटनाक्रम में देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी कई सवाल भी खड़े करती है। फडणवीस की राजनीतिक शैली में अक्सर चुप्पी को तय फैसले की भूमिका माना जाता है, ना कि अनिर्णय की। तो अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से फैसला लेती है वो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव के साथ भी जा सकती है। क्या वो उद्धव के रास्ते पर बीजेपी जा रही है या फिर शिंदे उद्धव के रास्ते पर जा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।